आज का विचारणीय विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम लोग रीति काल का संक्षिप्त परिचय पहले बिंदु के रूप में और दूसरे बिंदु के रूप में रीति काल का नामकरण को समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रथम बिंदु रीति काल का संक्षिप्त परिचय समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति के परिवर्तन तत्कालीन युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी परिवर्तित कर देते हैं। संवत 1700 के प्रारंभिक युग में भक्तिकालीन परिस्थितियां बदल गई और नवीन परिस्थितियां अंगड़ाई लेने लगी। परिणामतः उस युग का साहित्य भी अपने पूर्ववर्ती साहित्य से बदल गया और इसी बदले हुए साहित्य को आलोचकों ने रीतिकालीन साहित्य कहा। संस्कृत परंपरा के अनुसार लक्षण ग्रंथ लिखे जाने लगे। काव्यांग निरूपण के इस युग को रीतिकाल कहना सर्वमान्य हुआ। विक्रम संवत 1700 के आसपास हिंदी काव्य में एक नवीन प्रकार की प्रवृत्ति दिखलाई देने लगी। इसी प्रवृत्ति ने रीति युग को जन्म दिया। रीति काव्य ने भक्ति प्रधान विचारधारा को दबा दिया। रीति काव्य का प्रभाव 19वीं शताब्दी तक रहा। यही कारण है कि विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक के युग को रीति युग या रीति काल कहा गया। इस काल में रीति और श्रृंगार नामक दो प्रधान एवं मिलीजुली प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यह काल राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से संक्रमण काल है। इसी अवधि में मुगलों का पतन हुआ और अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। इस काल में छोटे छोटे राजाओं, सामंतों, मनसबदारों और जमींदारों की बाढ़ आ गई थी। सर्वत्र ही सामंती वातावरण था। विलासिता अत्यधिक बढ़ गई थी और समाज में नैतिक आदर्शों की कमी थी। देश की शासन व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। धार्मिक असहिष्णुता के कारण हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में द्वंद्व हो रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण मुगलों की रही सही शक्ति भी नष्ट प्राय हो गई। देश के छोटे छोटे रजवाड़े भी मुगल सल्तनत की विलासिता से प्रभावित हो गए थे। फलतः जनमानस भी विलासी जीवन के लिए व्यग्र हो उठा। कवि समुदाय भी इस विचारधारा से अपने को अलग न रख सका। वे दरबारी मनोवृत्तियों को लेकर कविता के क्षेत्र में उतरे। वे आश्रयदाताओं के चाटुकार बनकर उन्हें श्रृंगार परक रचनाओं द्वारा आकृष्ट कर अपना स्वार्थ साधन करने लगे। फलतः उनकी कविता स्वांता सुखाय न होकर आश्रयदाताओं की भोग एवं विलासी प्रवृत्ति को उत्तेजित करने का साधन बन गई। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ काफी संख्या में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में रसों, अलंकारों, छंदों का निरूपण किया गया है। इसमें काव्यांगों के अतिरिक्त नायिका भेद, नक्सिक, बारहमासा, षड ऋतु आदि भी कवियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इस काल के साहित्य में दो प्रकार के श्रृंगार वर्णन मिलते हैं। प्रथम स्थूल श्रृंगार वर्णन और द्वितीय स्वच्छंद श्रृंगार वर्णन। प्रथम प्रकार के श्रृंगार वर्णन का स्वरूप वासना के निकट पहुंच गया है, किंतु रीति मुक्त कवियों के एक वर्ग ने शुद्ध श्रृंगार का वर्णन किया है।
जहां तक काव्य रूपों का प्रश्न है, इस काल की कविता मुक्त कविता है। इसमें नाद योजना, चित्र योजना और अलंकार योजना के आधार पर कवियों ने बड़ी अच्छी कलात्मकता दिखाई है। यही नहीं, इस काल में वीर धारा का नव उत्थान और राष्ट्रीयता का जागरण भी हुआ। भूषण सरीखे वीर रस के कवियों ने परंपरागत वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया। इस काल की भाषा ब्रज है। रीतिकाल के साहित्य में रीति, नीति, श्रृंगार, वीरता और श्रृंगार मिश्रित भक्ति नामक 5 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल के साहित्य में 2 धाराएं प्रवाहित हुई हैं। पहली धारा रीति धारा और दूसरी रीति मुक्त धारा। रीति धारा 2 भागों में बंट गई। प्रथम रीतिबद्ध धारा और द्वितीय रीति सिद्ध धारा। रीति मुक्त धारा में भी 4 स्पष्ट उपधाराएं दिख पड़ती हैं। पहला वीर धारा, दूसरा श्रृंगार या स्वच्छंद धारा, तीसरा नीति धारा और चौथा श्रृंगार मिश्रित भक्ति धारा। रीति धारा की प्रथम शाखा में चिंतामणि, मतिराम, भिखारीदास और देव सरीखे कवि है तथा दूसरी में बिहारी जैसे रस सिद्ध कवि आते हैं। रीति मुक्त धारा की वीर शाखा में भूषण, जोधराज और सूदन जैसे कवि हैं। स्वच्छंद धारा में घनानंद और बोधा ठाकुर जैसे कवि। नीति प्रधान धारा में बृंद, बैताल और गिरधर कविराज जैसे कवि तथा भक्ति प्रधान धारा में रूपलाल, प्रयागदास, राम सखे जैसे भक्त कवि हैं। मुख्य रूप से देव, बिहारी, भूषण और घनानंद रीतिकाल के प्रधान कवि हैं। आज का विचारणीय दूसरा बिंदु रीतिकाल का नामकरण। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति, विषय, भाषा आदि की दृष्टि से किया जा सकता है। कभी कभी नामकरण के किसी मजबूत आधार के नहीं मिलने पर उस काल के किसी प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर ही उस काल का नामकरण कर दिया जाता है। कभी कभी शैली विशेष के आधार पर भी नामकरण किया जाता है। रीतिकाल नामकरण पद्धति विशेष के आधार पर है। इसे नाम की सार्थकता तथा रीतिकाल के अन्य नामों की उपयुक्तता पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल को मुख्यतः प्रवृत्ति के आधार पर विभाजित किया है। जिस युग में रीतिपरक रचनाएं अधिक मात्रा में हुई उस युग को रीतिकाल कहा गया। इस नाम को अधिकांश इतिहासकारों ने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक के एक विशेष शैली में यह रीति से काव्य लिखा गया। इस बीच काव्यांग निरूपण की पद्धति अपनाई गई। संस्कृत में काव्यांग निरूपण की पद्धति को रीति कहा गया। अतः हिंदी में भी इस प्रकार के काव्य को रीति काव्य और उस युग को जिसमें इस प्रवृत्ति की अधिकता रही रीतिकाल कहा गया। आचार्य शुक्ल के प्रवृत्ति
गत नामकरण से रीतिकाल के सभी कवियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। इस युग में एक प्रकार की ऐसी रचना हुई जिसमें काव्यांग निरूपण न होकर श्रृंगार वर्णन हुआ। श्रृंगार वर्णन इस काल के सभी कवियों में पाया जाता है, अतः इस युग का नाम श्रृंगार काल भी हो सकता है। रीति परक और रीति से मुक्त सभी पद्धतियों पर लिखने वाले कवि इसमें आ जाते हैं, क्योंकि श्रृंगारिकता रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। इसी प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के इस युग को श्रृंगार युग या श्रृंगार काल कहा। इस नाम से बिहारी घनानंद जैसे कवियों का भी समावेश हो जाता है, किंतु इस नाम को अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह प्रवृत्ति सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र प्रवृत्ति नहीं है। यह तो गौड़ प्रवृत्ति रही है। लक्षण ग्रंथों की रचना या विशिष्ट पद रचना की ओर इस युग के सभी कवियों का ध्यान गया, अतः इसे रीतिकाल कहना उचित है। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रमुखता सर्वमान्य है, परंतु यह श्रृंगारिकता स्वतंत्र नहीं है। यह तो सर्वत्र रीति पर आधारित है। विद्वानों ने इस काल के समस्त कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी पर है। रीतिबद्ध कवियों ने तो अपने लक्षण ग्रंथों में रीति परंपरा का निर्वाह किया। रीति सिद्ध कवियों की रचनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा काम कर रही है। रीति मुक्त कवियों के साहित्य में भी एक प्रकार की कवित्वपूर्ण पद रचना की विशेषता पाई जाती है। इस प्रकार संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य रीति परंपरा से प्रभावित है। रसाल जी ने रीतिकाल को काव्य कला काल कहा है। यह नाम इसलिए रखा गया कि रीतिकालीन साहित्य में कला पक्ष की प्रधानता रही। अलंकार परंपरा की अविच्छिन्नता को देखते हुए या काव्य के कला पक्ष की प्रमुखता को देखते हुए इस युग को रसाल जी ने काव्य कला काल कहा। किंतु ऐसा यदि मान लिया जाए तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस युग में भाव पक्ष अप्रधान या गौड़ रहा। या तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि रीतिकालीन काव्य में भाव पक्ष अत्यंत पुष्ट और रसात्मक है। इस युग के कवियों का उद्देश्य काव्य कला के सिद्धांत के अनुसार काव्य लिखना नहीं था। इनका उद्देश्य तो अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन और अपनी प्रतिभा का प्रकाशन था। इन उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो सकती थी जब वे साहित्यकार, कवि और आचार्य दोनों रूपों में आते। ऐसा ही हुआ भी। इन कवियों का काव्य भी भाव और कला दोनों पक्षों में श्रेष्ठ हुआ। एक तरफ इन्होंने काव्यांग निरूपण में कला के प्रति रुचि दिखलाई, तो दूसरी तरफ भाव की प्रभावकता में भाव के प्रति। इस प्रकार केवल कलाकाल का देने से इस युग का भाव पक्ष अप्रधान बन जाता है। इस अवस्था में इस युग को कलाकाल कहना संगत नहीं है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कला
काल नाम को स्वीकार किया। इस काव्य की श्रृंगारिकता को लक्ष्य करते हुए इसे श्रृंगार काल कहा जा सकता है, किंतु रीतिकाल में श्रृंगारिकता का वर्णन भी एक विशिष्ट पद रचना के रूप में मान्य है। अतएव इस प्रकार के साहित्य को रीति साहित्य और इस साहित्य के रचना काल को रीतिकाल कहना अनुचित नहीं है। नामकरण की सार्थकता के पश्चात रीति शब्द का अर्थबोध करना भी उचित ही है। रीति शब्द संस्कृत से लिया गया है। इसकी परिभाषा देते हुए आचार्यों ने लिखा है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। लक्षण ग्रंथों की रचना शैली को संस्कृत के आचार्यों ने विशिष्ट पद रचना के नाम से अभिहित किया और इसी रचना शैली को रीति कहा। हिंदी में रीति का अर्थ चिंतामणि के समय से संस्कृत से भिन्न हो गया। यहाँ इसका अर्थ काव्य रचना पद्धति तथा उसका निर्देशक शास्त्र हो गया। रीतिकाल तक आते आते रीति शब्द का अर्थ रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि काव्यांगों का निरूपण ही रह गया। इन अंगों की पुष्टि के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। इस स्थिति में हम तो यही कह सकते हैं कि हिंदी में रीति शब्द उस रूप में प्रयोग में नहीं आया जिस रूप में इसका प्रयोग संस्कृत में हुआ था। यहां आकर रीति का अर्थ एक प्रकार की काव्य शैली हुआ जिसमें काव्यांगों का निरूपण सुधारण किया जाता है। ऐसे रीतिबद्ध काव्य को हिंदी में रीति काव्य कहा गया। आचार्य शुक्ल ने तो उन कवियों को भी रीतिकाल में सम्मिलित कर लिया है जिन्होंने रीति परक रचना नहीं की। इसका कारण यह है कि उनके अनुसार जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा हो केवल वही रीति कवि नहीं है, बल्कि जिसका काव्य के प्रति दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो वह भी रीति कवि है। मिश्र बंधुओं ने भी रीतिकाल नाम अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है। इतना स्वीकार करते हुए भी उन्होंने इसे अलंकार काल के नाम से पुकारा है। इनका यह नाम भी कला काल की तरह अनुचित है, क्योंकि इस युग में अलंकारों के अतिरिक्त अन्य अंगों का भी वर्णन हुआ और इस काव्य में कला पक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है। रीतिकाल की सभी गतिविधियों का निरीक्षण करने के अनंतर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस काल की व्यापक और प्रमुख प्रवृत्ति रीति है। अतः हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से पुकारना अधिक उपयुक्त है। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय एवं रीतिकाल का नामकरण इन बिंदुओं पर विचार किया और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।